आलोक पांडे द जीएस करकर चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 16। यह अनुच्छेद यूपीएससी के एग्ज़ाम के अनुसार और अन्य एग्ज़ामों के अनुसार, सामान्य एग्ज़ामों के अनुसार भी यूपीएससी, यूपीपीएससी एंड अदर एग्ज़ाम्स के अनुसार मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। अनुच्छेद 16 भारत के संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों में एक है, जिसमें मौलिक अधिकार में अनुच्छेद अवसर की समता की बात करता है। अनुच्छेद 16 अवसर की समता की बात करता है। अवसर की समता में यहाँ सरकारी नौकरियों में अवसर की समता का विश्लेषण किया गया है। इसमें 16 अनुच्छेद 16 को 16A, 16 1, 2, 3 और 4 चार भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद 16 सब क्लास 1 कहता है कि किसी व्यक्ति के साथ अवसर में, नियोजन में अवसर में समानता रहेगी। किसी के साथ सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नंबर 16 सब क्लास 2 कहता है क्या कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जेंडर के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो जात, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव है, ये अनुच्छेद 15 में भी इसी तरह का विभेद करता है। लेकिन अनुच्छेद 16 में दो विभेद और बढ़ाए गए हैं। उद्भव और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आप दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिकल में कि कई राज्यों में उन राज्य के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था स्पेशल की जाती है, राज्य के निवासियों के लिए। तो ये व्यवस्था कहाँ से आती है? जब अनुच्छेद 16 सब क्लास 2 जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को मना करता है। इन्हें कोई व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है, एमपी में नौकरी करना चाहता है, तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखते हैं कि एमपी में विशेष आरक्षण है, छत्तीसगढ़ में विशेष आरक्षण है, उत्तराखंड में विशेष आरक्षण है, या राजस्थान में भी विशेष आरक्षण है। तो इन राज्यों के पास ये मौलिक अधिकार का हनन कैसे नहीं होता है? क्योंकि ये तो हनन कर रहे हैं। अनुच्छेद 16 सब क्लास 2 तो मना करता है, लेकिन अनुच्छेद 16 सब क्लास 3 क्या कहता है? कहता है कि जन्म स्थान के आधार पर अगर संसद को लगता है कि कोई क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा हुआ है, भौगोलिक विषमताएं इतनी ज़्यादा है कि वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की तरह है, तो उस पिछड़ेपन के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। लेकिन ये जो भेदभाव है, या जो अगर भेदभाव न कहें, हम ये कहें कि उसे प्राथमिकता दी जाएगी, तो ये प्राथमिकता कैसे आ गई? क्योंकि संविधान में प्रायः तो शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है। तो जन्म स्थान पर यह भौगोलिक पिछड़ेपन को क्यों शामिल किया गया? दोस्तों, पिछड़ेपन में शैक्षणिक और सामाजिक आधार एक प्रमुख आधार है, लेकिन इसके साथ साथ भारत के संविधान में ऐसी कोई चीज़ जो पिछड़ापन को प्रमोट करती है, जैसे भौगोलिक समस्याएं हैं। उत्तराखंड में है, पहाड़ों में लोग रहते हैं, 50-50 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है पहाड़ी रास्तों में। उनके पास उस तरह की सुविधाएं नहीं सामान्य चीज़ों में पढ़ने के लिए भी, जो एक सामान्य जगहों पर जो आसानी से उपलब्ध हैं, वो पहाड़ी इलाकों पर आसानी से हमें उपलब्ध नहीं होते हैं। इसीलिए दोस्तों, अनुच्छेद 16 सब क्लास 3 में भौगोलिक आधार पर भी, भौगोलिक पिछड़ेपन के आधार पर भी आरक्षण की व्यवस्था करता है, और ये अधिकार संसद को दिया जाता है। ये अधिकार राज्यों को पिछड़ेपन को डिफाइन करने के लिए कि किस राज्य में जो सार्वजनिक नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उसमें उस राज्य के लोगों को पिछड़ापन के आधार पर या भौगोलिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा या नहीं, भौगोलिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा कि नहीं, ये बात संसद तय करती है। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि 16 सब क्लास 1 क्या कहता है कि राज्य नियोजन में सबको समान अवसर प्रदान करेगा। 16 सब क्लास 2 कहता है, क्या कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जेंडर, क्षेत्र, जन्म स्थान, उद्भव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव की स्थिति आती है, तो वो भौगोलिक पिछड़ेपन के कारण आएगी। ये अनुच्छेद 16 सब क्लास 3 में बताया गया है। तो 16 सब क्लास 1, 16 सब क्लास 2 एंड 16 सब क्लास 3, ये 3 अनुच्छेद आपको अभी तक हम बता चुके हैं। अब बात आती है अनुच्छेद 16 सब क्लास 4 में क्या कहता है। अनुच्छेद 16 सब क्लास 4 ये कहता है कि अगर कहीं पर कोई पिछड़ापन है, यानी 16 सब क्लास 2 में ये कहा गया है कि जो अनुच्छेद 16 है
16+1 है, उसमें जो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात कही गई है, उसी जगह पर 16+4 में उसमें थोड़ी सी ढील दी गई। यानी 16+1 कहता है और 16+2 ये कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जेंडर, उद्भव के आधार पर कोई भी भेद नहीं होगा, सार्वजनिक नौकरियों में सबको बराबर स्थान मिलेगा। तो अगर सबको बराबर स्थान है तो फिर आरक्षण कहाँ से है? तो आरक्षण की व्यवस्था 16+4 में आता है, और 16+3 में भौगोलिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण है, और 16+4 में शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर जो पिछड़ापन है उसके आधार पर कुछ विभेद करने की स्थिति दी गई है, ढील दी गई है। या यूँ कहें कि 16+4 सामाजिक पिछड़ेपन को या जो समता के अधिकार है सार्वजनिक नौकरियों में, उस समता के अधिकार को थोड़ी सी ढील देता है, समता के अधिकार को छूट प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 16+4 में हमें दिखाई देता है। लेकिन जो 16+4 है, इसमें जब निर्णय आता है कि 16+4 में पिछड़ेपन को कैसे डिफाइन किया जाए, तो उसमें माना गया कि सरकारी सेवाओं में अगर किसी वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से वो पिछड़े हैं, ये 3 कारण हैं: सामाजिक रूप से पिछड़ापन, शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन, तथा अगर वह वर्ग सरकारी नौकरियों में उसको पर्याप्त आरक्षण, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उसकी संख्या के अनुरूप में, तो ये 3 कारण ही उसके पिछड़ेपन को बताते हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 16+1, 2, 3 और 4 मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन 16+4 को लेकर के कई बार न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे, और उसके पहले भी अगर हम बात करें कि 16+4 में कौन व्यक्ति रहेगा पिछड़ेपन में और कौन व्यक्ति नहीं रहेगा, इसकी बात सबसे पहले कब चलती है, तो हमें सबसे पहले इसकी बात जो है वो दिखाई देती है। कालेलकर आयोग बनाया गया था 1953 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 1953 के आसपास कालेलकर आयोग बनाया गया था, और इनको सबसे पहले ये कहा गया था कि ये देश में पिछड़े लोगों को खोजें कि कौन लोग इस देश में पिछड़े हैं। कालेलकर ने पूरे मनोवेग से चिंतन किया, लेकिन वो ये निष्कर्ष बताने में असफल रहे कि कौन से लोग पिछड़े। लेकिन कालेलकर एक बात बताने में पूरी तरह से सफल रहे कि भारत की महिलाएं ये सच है कि पिछड़ी। तो कालेलकर की नज़र में जो पिछड़े थे वो केवल महिलाएं थी। लेकिन दोस्तों, आप जहाँ जानते हैं, भारत में उस बात को स्वीकार नहीं किया गया और महिलाओं को केवल पिछड़ा नहीं माना गया, और बात ये पहले आयोग की खत्म हो जाती है। और फिर बीपी मंडल की मंडल आयोग बनता है, बीपी मंडल आयोग, और बीपी मंडल को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वो पिछड़े वर्ग की पहचान करें। दोस्तों, बीपी मंडल ने लगभग 7 से 8 हज़ार जातियों को, 7 या 8 हज़ार जातियाँ थीं जिसमें उन्होंने पिछड़ेपन को परिभाषित किया, लगभग 8 हज़ार जातियों को, और उन्होंने बताया कि भारत में पिछड़ापन और जाति दोनों लगभग एक जैसी चलती हैं। यानी इस देश में जो जातियां पिछड़ी हैं, सामाजिक रूप से वो आर्थिक रूप से भी पिछड़ी हैं और वो सामाजिक रूप से भी पिछड़ी हैं, तो जाति का पिछड़ापन उस पूरा का पूरा उस समूह के पिछड़ेपन के रूप में आता है। यानी जो जाति पिछड़ी उसे पिछड़ा माना जा सकता है। ये पीपी मंडल ने इस बात को बताया, संभवतः 1978। लेकिन वो बात राजनीतिक कारणों से या अन्य कारणों से ठंडे बस्ते में रही। 1992 में बीपी मंडल जात के 1990-92 के आसपास बीपी सिंह के नेतृत्व में बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया, जिसमें उन्होंने लगभग 52% तक आरक्षण की मांग करी थी, जिसे सरकार ने 50% आरक्षण के साथ स्वीकार कर लिया। SC, ST और OBCs को 50% के आधार पर कि इस देश में जितनी जनसंख्या है जितनी सार्वजनिक नौकरियां हैं उसमें 50% नौकरियां SC, ST और OBCs के लिए रिजर्व होंगी। और यह
भारत के जो प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, उन्होंने वीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया और उन्होंने कहा कि अब वह मंडल कमीशन की जो बातें लागू लगा करके देश में सामाजिक न्याय को स्थापित करेंगे और इसके बाद जब उनकी मृत्यु होगी तो वह चैन से मर सकेंगे। दोस्तों, कुछ लोगों ने इसके बाद ये भी लगा दिया था कि वह तो चैन से मर जाएंगे लेकिन आने वाली पीढ़ियां कभी चैन से नहीं रह पाएंगी। ये उस समय के सामाजिक कठोरता के और सामाजिक क्लेश के ताने बाने को, ये जो पीछे हमने उक्ति बताई, ये सामाजिक क्लेश को बताता है। लेकिन क्योंकि किसी एक वर्ग के अधिकार जब छीनते हैं, किसी दूसरे वर्ग के अधिकार के पास जाते हैं, तो निश्चित है कि सामाजिक तनाव कुछ समय के लिए आता है। और जब ये वीपी सिंह जी ने यह मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट लगाई थी तो हजारों छात्रों ने जान दे करके, अपने आप को आग लगा करके इस बात का विरोध करने का प्रयास किया था। ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट वीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर देते हैं और ये कहते हैं कि हजारों साल से जिन वर्गों के साथ भेदभाव किया गया है उनको वर्तमान पीढ़ी अपने हिस्से से का त्याग करेगी और अपने पुरखों द्वारा की गई गलतियों को वह स्वयं वहन करेगी। और इस तरह से 50% का आरक्षण की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया। कहीं किसी राज्य में, जैसे कि तमिलनाडु है, तमिलनाडु ने वह आरक्षण की सीमा 69% तक ले जा करके केंद्र सरकार के द्वारा व्यवस्था करा के 9th शेड्यूल में उसको डाल दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि 9th शेड्यूल को सुप्रीम कोर्ट सामान्य परिस्थितियों में नहीं छू सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ये निर्णय दिया कि अब 9th शेड्यूल भी अगर किसी इस मनोदशा की वजह से केवल डाल दिया जाता है कि 9th शेड्यूल में डालने से सुप्रीम कोर्ट को उस पर चर्चा करने का अधिकार नहीं रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अंदर जितनी भी धाराएं हैं, जितने भी शेड्यूल्स हैं, वो उसके विवेचना के अधिकार से बाहर नहीं है, चाहे वो 9th शेड्यूल ही क्यों ना हो। दोस्तों, उसके बाद घटनाक्रम जब आगे चलता है तो उसमें एक चीज़ और आती है कि इसमें जो वीपी मंडल है उन्होंने तो ये बता दिया कि इतनी जातीय पिछड़ेपन है, लेकिन भारत के संविधान में कौन सी व्यवस्था की गई, कहाँ ये बात रखी गई है, ये भी जानने की जरूरत है। अनुच्छेद 340 ये कहता है कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह पिछड़ेपन के लिए जानने के लिए आयोग का गठन करे। तो जो आयोग का गठन हुए, चाहे वो काका कालेलकर आयोग का गठन हो, चाहे वीपी मंडल आयोग का गठन हो, वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 अनुच्छेद 340 के आधार पर गठन का प्रावधान करता है। लेकिन आप ये जानकर के आश्चर्य होगा कि जब 50% की बात जब आती है तो ये 50% में जाके क्यों रुकती है, क्योंकि कुछ लोगों को तो मानना है कि ओबीसी SC ST मिलाकर 75-70% है, तो आरक्षण तो 70% तक जाना चाहिए। तब भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 भी है। 335 में एक बात कही गई है कि आरक्षण की सीमा को उतना रखा जाएगा जितने में इफिशियंसी प्रभावित न हो। इसीलिए प्रमोशन में आरक्षण को 335 को बेस करके सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। और इस बात को जब सुप्रीम कोर्ट 335 को बेस करके प्रमोशन में आरक्षण को मना करता है तो 77th एक संविधान संशोधन लाया गया, 75वां संविधान संशोधन लेकर के आया गया। और उस 75वें संविधान संशोधन कर में 16(4) सब क्लॉज ए जोड़ा गया, जिसमें क्या कहा गया कि SC ST OBCs के लिए SC ST के प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को 16 सब क्लास 4A के माध्यम से प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा। यानी दोस्तों हमने क्या देखा, 16 सब क्लास 1 राज्य किसी के साथ कोई विभेद नहीं करेगा, 16 सब क्लास 2 जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, 16 सब क्लास 3 भौगोलिक आधार पर अगर भेदभाव होता है तो पार्लियामेंट करेगी, 16 सब क्लास 4 राज्य पिछड़ेपन को, पिछड़े लोगों को और जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व उनको आरक्षण दे सकता है। और पिछड़ा कौन होगा इसकी परिभाषा बता दी गई कि अगर उनका नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, अगर उनको सामाजिक रूप से पिछड़े हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो वो सारे लोग पिछड़े में आएंगे।
फिर 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 77वां संविधान संशोधन करके इसमें क्या किया गया, एससी और एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण को स्वीकार कर लिया गया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों उसके बाद फिर 81वां, 85वां और 82, 77, 81, 82 और 85 तीन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस अनुच्छेद 16 में होते हैं अलग अलग कारणों से, जिसमें ओबीसीज की क्रीमी लेयर बनाने की बात होती है, क्रीमी लेयर कौन होंगे वो बताने की बात होती है। इन सारे चारों आर्टिकलों को लेकर कौन कौन से 77, 81, 82 और 85 इनको लेकर के 2007 में नटराजन विवाद में सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है, कोर्ट में चुनौती दी जाती है और 2007 में नटराजन केस में ये बात सुप्रीम कोर्ट स्पष्टता स्वीकार कर लेता है क्या कि प्रमोशन में आरक्षण को स्वीकार किया जा रहा है। अब इसको लेकर कोई भी रिट दायर नहीं की जाएगी। हाँ, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई थी कि सरकार को ये देखना होगा कि उनका पर्याप्त नहीं तो उस नौकरियों में उस समाज का है कि नहीं है, वो उनके आधार पर कहीं जो है 335 के तहत वर्किंग इफिशियंसी प्रभावित तो नहीं हो रही, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण को स्वीकार कर लिया गया अंततोगत्वा। और जब उनका SC/ST का प्रमोशन होगा तो उसके साथ साथ उनकी रैंक को भी स्वीकार कर लिया गया। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में SC/ST के प्रमोशन की समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट एक और निर्णय करता है, क्योंकि एक रिट जाती है कि क्या SC/ST को भी क्रीमी लेयर में ना शामिल कर लिया जाए, जैसे कि ओबीसीज को क्रीमी लेयर में शामिल किया गया है। अभी क्रीमी लेयर क्या होती है ओबीसीज में, सरकार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते समय कहा, क्या कहा कि देखिए जो पिछड़े हैं, पिछड़े में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछड़ेपन की सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन से बाहर निकला है, या वो वर्ग राज्य में पर्याप्त नौकरियां हो गई हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से भी पिछड़ेपन से बाहर हैं, तो उनको फिर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से वर्ग हैं, तो उनका राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये अगर पिछड़े हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है, राज्यपाल बन जाता है, तो वो पिछड़े में नहीं माना जाएगा, वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा। कोई व्यक्ति ग्रुप 1 या ग्रुप बी में जॉब में आ जाता है तो वो व्यक्ति भी क्रीमी लेयर में आ जाएगा। कोई व्यक्ति सेना में अधिकारी हो जाता है तो वो व्यक्ति भी क्रीमी लेयर में आ जाएगा। और कोई व्यक्ति, कोई परिवार या कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 8 लाख रुपए वार्षिक से ज़्यादा है, वो व्यक्ति भी और वो परिवार भी क्रीमी लेयर में आ जाएगा। तो ऐसे लोगों को जिनकी 8 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम है, ग्रुप 1 ग्रुप बी जॉब में है, सेना में ऑफिसर पद पे हैं, राष्ट्रपति पद पर हैं, राज्यपाल पद पर हैं, ये सारे लोग क्रीमी लेयर पर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये क्रीमी लेयर ओबीसीज के लिए है, पिछड़ों के लिए है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए नहीं है। यानी भारत के जो राष्ट्रपति जी कोविंद जी हैं, ये शेड्यूल कास्ट हैं, तो इनको आज भी इनके बेटों को आरक्षण मिलेगा। क्यों? क्योंकि SC और ST में अभी भी क्रीमी लेयर की कोई कॉन्सेप्ट नहीं आई है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जैसे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हो गए या मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री हो गए, तो इनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा, ये क्रीमी लेयर में आ चुके होंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के लिए भी सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह क्रीमी लेयर को निर्धारित करे। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को 2020 तक अभी क्रीमी लेयर के रूप में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों के लिए परिभाषित नहीं किया गया है। यानी वर्तमान में जिस दिन तक मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ, उस दिन तक क्रीमी लेयर की बात ओबीसीज के लिए है, SC और ST के लिए क्रीमी लेयर की बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कह दी गई है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी सरकार क्रीमी लेयर को निर्धारित करे। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट से निकल चुका है, लेकिन अभी तक क्रीमी लेयर की कॉन्सेप्ट को दलितों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए नहीं किया गया है। वर्तमान डेट तक 3 जून 2020 तक अभी तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था नहीं।
दोस्तों अब आते हैं अनुच्छेद 16 के निष्कर्ष पर। यह बड़ा विवादास्पद आर्टिकल हो जाता है, क्योंकि जो लोग आरक्षण को प्राप्त कर रहे हैं उनको लगता है कि आरक्षण उचित है, जो लोग आरक्षण को प्राप्त नहीं कर रहे हैं यानी जनरल, उनको लगता है कि आरक्षण अनुचित है, उनके हिस्से का उनके पुरखों ने शोषण किया था, उन्होंने तो नहीं किया था। जो दलित हो कहते हमारे पुरखों में शोषण हुआ था तो हमें उसका लाभ मिलना चाहिए। दोस्तों ये बात इसको समझना होगा कि ये आरक्षण कोई लाभ प्राप्त करने की स्थिति नहीं है, ये कोई राजनीतिक वोट बैंक का प्राप्त करने का हथियार नहीं है। आरक्षण सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के लिए था, जो प्रस्तावना में भी है, भारत के अनुच्छेद 38 में भी है, संविधान के अनुच्छेद 39 में भी है। सरकार का ड्रीम है, डीपीएसपी हमने पहले ही बताया है, फिर आगे भी बताएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे कि जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व हैं, वो सरकार के ड्रीम्स हैं। और ड्रीम्स में 38 क्या कहता है, 39 क्या कहता है कि सरकार कोई भी जो है चीज़ों का संकेंद्रण नहीं होने देगी, धन का संकेंद्रण नहीं होने देगी, लोगों की सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास करेगी। और प्रेम्बल में भी कहते हैं कि हम न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात करते हैं। तो संविधान की आत्मा में है जस्टिस। और एक जात के साथ पिछले 1000 सालों में दलितों के साथ, एसटीज के साथ, खासकर दलितों के साथ बहुत शोषण हुआ है, और एसटीज अपने सामाजिक परिवेश के कारण पिछड़े हुए हैं। दोस्तों शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ शोषण की स्थिति नहीं दिखती है, क्योंकि वो प्रायः जंगलों में रहते हैं और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की ये जो परंपरा थी, जातीय परंपरा, इससे दूर थे। तो हमने पहले ही बताया है कि 16 सब क्लास 3 भौगोलिक आधार पर पिछड़ेपन को भी कहता है, यानी केवल सामाजिक पिछड़ेपन की बात भी नहीं है, यहाँ सामाजिक पिछड़ापन भी है, आर्थिक पिछड़ापन भी है, भौगोलिक पिछड़ापन भी है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो क्योंकि जंगलों में रहे हैं, समाज की इस व्यवस्था से अलग रहे हैं, इसलिए उनमें भी बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है। तो उस पिछड़ेपन को इस वजह से किया गया है, ना कि सामाजिक शोषण की वजह से। दलितों का जो सामाजिक शोषण हुआ है शेड्यूल कास्ट का, उस वजह से उन्हें आरक्षण में रखा गया। शेड्यूल ट्राइब्स के भौगोलिक पिछड़ेपन के कारण, समाज में कट जाने के कारण, वो समाज से जुड़े ही नहीं रहे बहुत लंबे समय तक, तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वो ढंग से सेटल हो सके। याद रखना, शेड्यूल कास्ट के आरक्षण लगाने का आधार दूसरा है और शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण लगाने का आधार दूसरा है। तो जब हम इस विवेचना पर पढ़ते हैं, क्योंकि मैं स्वयं ब्राह्मण जात से आता हूँ, तो इसमें इसको बहुत ढंग से विवेचना करना होगा बगैर बायस्ड हुए। ये है शेड्यूल जो कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के जो आरक्षण की, जो पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात की गई है, ये सामाजिक न्याय के लिए की गई है। संविधान निर्माताओं ने, जिसमें महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू की सोच उसमें रहती है, जिसमें इन तीनों लोगों के विचारों को स्थान दिया जाता है, उसमें ये बात रखा गया। क्या रखा गया कि किसी के साथ शोषण नहीं होने दिया है। अगर शोषण हुआ है पूर्व की पीढ़ियों में, किसी ने किया है, किसी का हुआ है, तो इस समय कोई न कोई उसका त्याग करेगा और कोई न कोई उसका लाभ प्राप्त करेगा। तो इसलिए जब तक संविधान में कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो एज ए सिविल सर्वेंट आपको उस व्यवस्था को स्वीकार करना है। और भारतीय संविधान में आरक्षण सामाजिक आधार पर और शैक्षणिक आधार पर है। और वो लोग जो सवर्ण हैं, जिनको लगता है कि उनके आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, उसमें अब 10% आरक्षण की व्यवस्था करके उन लोगों को, जो सवर्ण तो हैं लेकिन सामाजिक आधार पर या आर्थिक आधार पर, क्योंकि सवर्ण सामाजिक आधार पर प्रायः पिछड़े नहीं होते, लेकिन आर्थिक आधार पर, गरीबी के आधार पर उनके अंदर पिछड़ापन था, तो 10% का आरक्षण सरकार ने करके एक सामाजिक न्याय को स्थापित करने का प्रयास किया। जहां SC, ST, OBCs को आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, उसी के साथ साथ गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दे करके सामाजिक न्याय को सुधारने का या सामाजिक न्याय को लाने का प्रयास किया गया है। इसको सामाजिक न्याय के आधार पर समझें, इससे किसी जात को आगे बढ़ाने, किसी जात का शोषण करने के आधार पर न माने, इससे समाज में सामाजिक विद्वेष बढ़ता है। जबकि अनुच्छेद 16 में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई, क्योंकि अनुच्छेद 16 तो मूलतः समानता की बात करता है, आरक्षण की बात जो की गई है वो सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, जो बहुत पिछड़ गए थे उनको बराबर लाने के लिए किया गया है। अब जो सवर्ण हैं उनको भी 10% आरक्षण दे करके उनके अंदर जो आर्थिक आधार पर जो पिछड़ गए थे उनको भी समाज के मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए दोस्तों ये है सामाजिक पिछड़ेपन के लिए है, ये सामाजिक न्याय के लिए है,
ना कि एक राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए है, समाज में विद्वेष लाने के लिए है। हम सबको जो सवर्ण के रूप में आते हैं और उनको, और जो बैकवर्ड SC ST के रूप में आते हैं, सबको इस बात को समझना होगा कि जिनको अधिकार प्राप्त है वो उनके पिछड़ेपन की वजह से, जिनसे अधिकार छीना है उनको यह इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उनके ही पीढ़ियों ने, उनके पुरखों ने बहुत लंबे समय तक एक वर्ग का शोषण किया था। तो उससे समाज में सामाजिक रूप से सम्मान मिले, उसे आगे बढ़ने का मौका मिले, तो आपको थोड़ा सा त्याग करना ही चाहिए। और हमें राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक तनाव को कम करने के लिए, राष्ट्र, कुछ लोग कहते हैं कि एफिशिएंसी कम हो रही है और उससे राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा, इसीलिए मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर सामाजिक तनाव रहेगा कि कोई घर, उस घर में बहुत लड़ाइयाँ होती है, घर विकसित नहीं हो पाता। इसीलिए इस देश में अगर हम इस बात को, क्योंकि 1.5-2% सरकारी नौकरियां रह गई हैं और अनुच्छेद 16 सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों में ही बात करता है आरक्षण की या विभेद जो भी करना है। निजी नौकरियों में प्राइवेट सेक्टर को पूर्णतः छूट दी गई इसी अनुच्छेद में कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की योग्यता के निर्धारण अपनी आवश्यकता अनुसार स्वयं कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में वैसे भी आरक्षण नहीं है और गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियां सिर्फ 2% बची हैं। इसीलिए ये केवल एक उनको रिस्पेक्ट देने के लिए है। 2% से ज़्यादा जॉब नहीं है इस देश में, गवर्नमेंट जॉब 1.5 से 2% जॉब है केवल। तो इसलिए इसको लड़ाई का आधार न बनाते हुए हम इसे एक सोशल टूल के रूप में, सोशल जस्टिस के रूप में लेते हैं। ये हमारे संविधान की आत्मा भी है। दोस्तों, मैंने आज अनुच्छेद 16 को बताने का प्रयास किया है। कई दिनों से मैं प्रयास कर रहा था लेकिन मैं उस तरह से बता नहीं पा रहा था, इसीलिए इस बार ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो समय से लाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।